ये जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है उसे हमारी आम भाषा में अन्न बोलते हैं और इसे पैदा करने वाले को अन्नदाता। तो अन्नदाता ऐसा दिखता है या फिर ऐसा, इस बारे में बात होगी। और प्रोटेस्ट पे फार्मर 2.0 कह सकते हैं, या फिर दोबारा क्यों आ रहे हैं, क्यों इतना गहमा गहमा क्या माहौल चल रहा है, पुराने का कंपेयर करते हुए इस बार की क्या डिमांड्स हैं वो हम देखेंगे। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून। एपीएमसी MS स्वामीनाथन का जो कमीशन का रिपोर्ट था जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात हो रही है वो बात करेंगे। MSP क्या है, FRP क्या है, गवर्नमेंट का पक्ष क्या है, एटसेट्रा। तो पहले ये वीडियो, उसके बाद आज का टॉपिक। अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता एक बार फिर सड़क पर उतर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान दिल्ली चलो मार्च के तहत धरना दे रहे हैं कि किसानों ने टोटल 12 डिमांड्स रखी हैं। तो नमस्कार सभी को। मैंने एक लाइन सुनी थी, शुरुआत उसी से करते हैं कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। तो ऐसा क्या है कि 1947 से लेकर और आज लगभग 2024 पे हम आके खड़े हैं और किसान हमारा आज भी उसी परिस्थितियों से लड़ रहा है जिस परिस्थितियों में वो पहले था। तो किसकी शिद्दत नहीं हो रही है ऐसे चाहने की, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी भारत में रही नहीं है जो किसानों की बात ना करे, जो किसानों के लिए काम ना करे। पर इतना काम होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। शुरू से शुरू करते हैं। 1947 हम आजाद हुए और हमने किसानों की जरूरत और उनके लिए जो लाभदायक हो उस पॉलिसीज पे काम करने की सोच को पहल दी और शुरुआत की 5-year plans बनाकर। India introduced its first 5-year plan in 1951. The country was dealing with extreme food shortages and rising inflation. As a result, 3 major hydroelectric projects under this plan: the Bhakra Nangal Dam in Punjab, the Hirakud Dam on the Mahanadi in Odisha, and the Nagarjuna Sagar Dam on the Krishna River in Andhra Pradesh during these years. 1960 से पहले भी और 1960 के बाद आज तक भी देखा जाता है कि APMC जो है वो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और आज भी है। APMC आसान भाषा में मंडी को बोलते हैं, जहाँ पे किसान, छोटा नहीं बड़ा किसान जाके बेच सकता है। छोटा किसान क्या है कि आसपास ही जो भी लोकल मार्केट है, जो भी साहूकार अवेलेबल्स हैं उनको बेच देता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उसके बाद जाना है, सरदर्दियां हैं, वो नहीं लेता। जो भी अमाउंट मिलता है वो उसे वहीं पे ही सेटल कर देता है। तो APMC मंडीज जो है वो बड़े बड़े किसान जो बड़े बड़े लॉट लेके आते हैं उनको केटर करती है और अलग अलग बिडर्स अलग अलग बोलियां लगाते थे और जिसकी बोली किसान को समझ में आई वो उतना बिड लेके अपना गेहूं बेच के घर को निकल जाता था। अब इशू क्या आ रहा है? इशू यह है कि धीरे धीरे देखा गया कि APMC मंडीज में अलग अलग रेट्स होना बंद हो गए और अब ज्यादातर लोग एक ही रेट पे सामान लेने को किसान से तैयार हो गए। किसान के पास ऑप्शन नहीं बचा और यहाँ से APMC मंडीज की मोनोपोली शुरू हुई। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार थोड़ी टेंशन में थी, क्योंकि एक तरफ गरीब और दूसरी तरफ किसान, दोनों को ही साथ लेके चलना था। तो जो भी ब्यूरोक्रेसी है उस टाइम की नौकरशाही लोग हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को सजेशन दिए और उस सजेशन से 2 चीजें एक साथ निकल के आती हैं। पहला है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है PDS सिस्टम। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? जो भी किसान बेचेगा आके उसको MSP वैल्यू पे स्टोर करेगा। और PDS सिस्टम क्या होगा? गवर्नमेंट FCI से MSP वाले रेट पे खरीद के बहुत कम पे, मतलब 2 रुपए, 1.5 रुपए या 1 रुपए के आसपास के जो प्राइसेस है वो PDS सिस्टम के द्वारा राशन शॉप तक पहुंचाएगी और वहां से गरीबों के घर राशन कार्ड द्वारा दिखा के पहुंचाया जाएगा। तो ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगा और किसान को ऑप्शन भी मिल गया। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ पर भी। APMC में तो मोनोपोली हो गई, FCI में भी यही होने लगा कि भाई अभी वेट करो, अभी गोडाउन खाली नहीं है। तो किसान वेट कर रहा है। अब ये हमें पता है कि फसल का जो दाम है वो डे बाय डे कम होता है और किसान को नेक्स्ट फसल के लिए तैयारियां भी करनी है और जो उसने लोन ले रखा है उसे रीपे भी करना है, तो वो वेट नहीं करेगा। ये बात उस बाबू को अच्छी तरीके से पता होती है। और अगर खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो ये वही हो जाएगा कि गरीबी में आटा गीला। गरीबी थी तो आटा कम था और उसमें पानी ज्यादा हो गया तो अब शायद रोटियां ना बन पाए। ये एक मुहावरे का एक्सप्लेनेशन। खैर, तो जो भी प्राइस मिलेगा वो FCI में दे के और निकल जाएगा। तो अब बात ये है कि जिस भी मिडल मैन ने उस समय किसान का फायदा उठाते हुए वो गेहूं खरीदे, उसने वापस से बाबू को जाके बेचे, MSP के रेट पे चढ़ाया गया और सरकार के हिसाब से MSP फार्मर्स को मिल गई। बट यहाँ पे नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है और गवर्नमेंट इसी नुकसान को बचाने के लिए, क्योंकि इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट,
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि इनकम कम होती है, आउटकम ज्यादा होता है, तो उसको बजट में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट कैसे हो रहा है कि वो एमएसपी पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से खरीद भी रही है और पीडीएस सिस्टम द्वारा 2 रुपए और 3 रुपए या 1.5 रुपए में बेच रही है। तो ये जो बीच का गैप है वो सारा गवर्नमेंट ही अपनी पॉकेट से दे रही है। इस चीज को रोकने के लिए, धांधली को रोकने के लिए ई-नाम भी लाया गया था गवर्नमेंट द्वारा कि किसान अपनी मन से किसी भी एपीएमसी मंडी में बेच सकता है। बट ई-नाम का क्या हुआ वो हम सबको पता है। फिर इसी चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट 3 कानून लेके आई थी और उस पर भी प्रोटेस्ट किया गया, जम के प्रोटेस्ट किया गया और फिर गवर्नमेंट को प्रेशर में या फिर वोटिंग कह लें या फिर मामला ज्यादा गड़बड़ा गया था, वापस लेना पड़ा। तो इस कानून में भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इशू हो गया था। इशू क्या था कि अभी तो प्राइवेट कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो अच्छे प्राइसेस दे देंगे हमें, बट व्हाट अबाउट जब एपीएमसी खत्म हो जाएगा तब तो वो अपना कार्टेल बना लेंगे और अपने ही अनुसार हमें पैसा देंगे। तो ये चीज थोड़ी सी गवर्नमेंट समझाने में असफल रही किसानों को। बट अरुण जेटली के टाइम पे देखा गया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम A2 प्लस FL में 50% देने को राजी हैं। अब ये क्या बला है, इसे देख लेते हैं। A2 का मतलब होता है विजिबल। विजिबल क्या होता है? विजिबल चीजें जो खेतों में लग रही हैं। सीड हो सकती है विजिबल, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं विजिबल, वाटर हो सकता है इरिगेशन के लिए विजिबल, ये सारी चीजें विजिबल में आती हैं। प्लस FL मतलब नॉन विजिबल। नॉन विजिबल क्या होता है? भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। क्या होता है? एक खेत में एक घर के 7 लोग हैं और उस छोटे खेत में सिर्फ मुश्किल से 2 लोग ही काम करें, उतना ही बहुत है, बट बाकी लोग भी सर्विस दे रहे हैं अपनी। तो दिक्कत क्या आती है कि जो प्लस 5 लोग हैं ये क्या करेंगे? ये भी तो एक तरीके से उसी खेत में काम कर रहे हैं। तो ये होता है इनविजिबल। इस अमाउंट को भी गवर्नमेंट लेने को तैयार थी, इसे FL में कहते हैं। प्लस 50% और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 प्लस FL विजिबल प्लस नॉन विजिबल ले लीजिए हमसे। इस पे गवर्नमेंट पहले राजी थी। C2 में एक और दिक्कत है, जो किसान ऐड करने की बात कर रहे हैं MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के द्वारा, वो लागत के अलावा किराए भी ऐड किए जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो खेत लेके किराए पे काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे हाँ कह देगी तो उसके लिए तो फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह का किराया अलग अलग हो सकता है और इसको देखरेख रखने में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब बात फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 की, जो अभी फिलहाल शुरू हुआ है। इनकी डिमांड्स क्या क्या हैं और कौन कौन से लीडर्स हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछली बार थे इन्वॉल्व, क्या इस बार भी हैं? तो देख लेते हैं एक एक करके। और सवाल वही है जो स्टार्टिंग में पूछा गया था कि किसान ऐसा दिखता है या ऐसा। अब एक एक करके डिमांड्स जो कि प्रोटेस्ट 2.0 में उठी हैं। पहला सेम चीज, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कराना और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिस्कल डेफिसिट हो सकती है, वो हमने देख लिया। सेकंड डिमांड, फुल डेट वेवर फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स, सारा लोन माफ किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 लगाया जाए और 4 गुना रेट मिलने चाहिए जो भी कलेक्टर ऑफर कर रहा है। देन पनिशमेंट, जो भी परपेट्रेटर्स थे लखीमपुरी कांड में, उनको सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। WTO से मेंबरशिप अपनी कैंसिल करा ले और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स खत्म कर ले इंडिया। पेंशन मिलनी चाहिए फार्मर्स को और फार्म लेबरर्स को भी, उनके फैमिली मेंबर्स को जॉब मिले, कंपनसेशन मिले जिनकी शहादत पिछले प्रोटेस्ट में हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 लेके आई है सरकार, उसे खत्म करें। मनरेगा जो है वो 100 दिन की जगह बढ़ा के 200 दिन किया जाए और जो भी फेक सीड्स और फर्टिलाइजर्स कंपनियां बना रही हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। स्पाइसेस, टर्मरिक को लेकर नेशनल कमीशन बनाई जाए और जो भी इंडिजिनियस पीपल हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं लोकल, उन्हें फूड, फॉरेस्ट, लैंड और वाटर का राइट दिया जाए। तो इतना जब सब कुछ आसान है तो गवर्नमेंट को इश्यूज क्या आ रहे हैं? गवर्नमेंट का इशू फिस्कल डेफिसिट को लेकर है। गवर्नमेंट का इशू इस बात पे है कि हम किसान को आत्मनिर्भर ज्यादा बनाने की कोशिश करें। कैसे? इस तरीके से कि अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग के और फार्मर्स बढ़ते हैं तो वो खुद के लिए ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे गाँव या छोटे छोटे किसान मिलकर जो अपना ही वीट है उसे एक चक्की खरीद के अगर उसमें आटा फॉर्म करते हैं तो वो उसे बेच सकते हैं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट हमेशा महंगा बिकता है और उससे खुशहालियां आ सकती हैं किसान के लिए। दूसरी कोशिश कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू ये भी है गवर्नमेंट की कि जो भी रेसिड्यू बचता है, जिसको हम पराली के नाम से जानते हैं, उसे आप बेचें और उससे एथेनॉल बनाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। और आप भी अपने आसपास पेट्रोल पंप पे देखते होंगे E20 करके पेट्रोल या फिर रिसाइकल या फिर ग्रीन पेट्रोल करके अब सेल होना शुरू हुआ है। E20 मतलब है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है और वो इन्हीं सब ऑर्गेनिक रेसिड्यूज से प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होगा? उससे किसान को और मदद मिलेगी और जब किसान को मदद मिलेगी, जो छोटा किसान है, और वो खुशहाल हो जाएगा तो बहुत सारी मंडियां और बहुत सारे लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। तो बस इसी जद्दोजहद से गवर्नमेंट लड़ने को तैयार है और देखते हैं कि गवर्नमेंट और किसानों के बीच में क्या क्या समझौता होता है, चीजें पॉजिटिव आए, हम भी यही आशा करते हैं। तो ये था बेसिक मुद्दा, बहुत ही ब्रीफ तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है कि मेन मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। और बाकी तो रहता ही है कि इलेक्शन के आसपास कुछ ना कुछ बवाल होता ही होता है, ये हर डेमोक्रेसी में होता ही है। तो यही था मुद्दा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तक जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।